तो बजट पेश होने के बाद सीआईए में उद्यमी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा सुनते हैं। एनपीएस या जो पुअर एसेट्स हैं उनको निकाल के एक ईएमसी के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा ताकि बैंक अपना ध्यान लैंडिंग के ऊपर सुचारू रूप से लगा सके। आरएनडी के अंदर भी सरकार ने मंशा दिखाई है कि 50,000 करोड़ रुपए आरएनडी फंड में दिया जाएगा, जिससे कि भारत सरकार ये चाहती है कि इंडियन कंपनीज आत्मनिर्भर बने और नए नए डेवलपमेंट करें। लेबर रिफॉर्म्स की बात करें तो कंप्लायंस सिंप्लीफाई करेंगे। जो नया लेबर कोड आए हैं उसके अंदर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स सरकार ने प्रपोज किए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सरकार ने इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ कदम उठाए हैं। वेदर आप असेसमेंट रीओपनिंग की बात करें तो असेसमेंट रीओपनिंग जो पहले 6 साल तक की लिमिट थी उसको 3 साल कर दिया है। सरकार ने उद्यमी में या टैक्स पेयर के ऊपर विश्वास दिखाया है। एनआरआईज जो कि बहुत से लोग इस समय पेंडेमिक के समय में वापस आए हैं, उनको टैक्स एनोमलीज का फेस करना पड़ता था, उसको भी सरकार ने रैशनलाइज किया है। टैक्स ऑडिट की लिमिट है बिजनेसेस के लिए 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। इवन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बहुत सी कंपनियों में ऐसा होता था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लेकिन पे नहीं किया गया, तो सरकार ने कहा है कि भाई जब पे हो जाए तभी शेयर होल्डर के हाथ के अंदर उसके अंदर टैक्स इंसिडेंस बनना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी जो टैक्स हॉलीडे था उसको 1 साल बढ़ा दिया है। और जो एक आम आदमी है जिसको 1.5 लाख रुपए की छूट दी थी अगर वो अफोर्डेबल हाउस लेता है, तो वो भी 1 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दी है। जीएसटी की बात करें, जीएसटी और कस्टम्स की बात करें तो जीएसटी के रूल्स काफ़ी सिंप्लीफाई कर रहे हैं। रिटर्न फाइलिंग और जो ऑटोमेटेड फील्ड्स हैं उसके अंदर जो एक रिटर्न भरते हुए आती हैं उनको बढ़ा दिया गया है। और कस्टम्स की बात करें तो कस्टम्स में भी भारत सरकार का फोकस है कि हम देश को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएं। जिन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है उसके अंदर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स हैं, मोबाइल के पार्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर और आयरन एंड स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इस समय इतनी तेजी आ गई थी, सरकार ने उसको माना है और उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी को रैशनलाइज किया है, कुछ कम किया है। इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगा कि जेमस्टोन, जैसे राजस्थान में जेमस्टोन इंडस्ट्री काफी बड़ी है, जो फिनिश जेमस्टोन है उसको उसके ऊपर सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे डेफिनेटली डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा होगा। कुल मिला के ये कहना चाहूंगा, ये बजट बहुत ही पॉजिटिव है, सरकार की एक सकारात्मक सोच को बताता है और सरकार अप्रिशिएट करती है कि इंडस्ट्री ने इस डिफिकल्ट समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दिया है। एंड सरकार की अब बारी है कि सरकार अपनी तरफ से इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। बताना चाहूंगी, अभी आप सीआईए में मौजूद हैं, उद्यमियों से आपने बात की, क्या कितना संतोषजनक जो बजट है उनके हिसाब से इस बार का रहा? चूंकि हर वर्ग को साधने का जो प्रयास किया है वो, लेकिन इस बार का जो बजट है इस लिहाज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बड़ी महामारी से, एक वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे थे। क्या ये जो बजट है राहत देने में सफल रह पाएगा? बीके ये वैश्विक महामारी कोरोना के बाद आया हुआ बजट था, इसलिए पूरे देश की इस पर नजर थी और खासतौर से उद्योग व्यापार इससे काफी प्रभावित भी हुआ है। तो यहाँ सीआईआई का एक प्रबुद्ध पैनल हमारे साथ है और इसमें क्योंकि ये अलग अलग सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं इंडस्ट्रीज के, तो यहाँ हम जानेंगे कि बजट उद्योगों के लिए जो उनकी उम्मीदें थी, व्यापार के लिए और आम जन जीवन के लिए किस तरह से रहा ये बजट, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा। सबसे पहले विशाल वैद्य हैं जो यहाँ चेयरमैन है राजस्थान सीआईआई के। सर, क्या मानेंगे किस तरह का रहा ये बजट? क्या वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें ये खरा उतर पाया उम्मीदों पर? देखिए, इस बजट को एक बहुत अच्छा बजट बोलना चाहूंगा मैं। सकारात्मक बजट है। सरकार ने जो बेसिक सेक्टर्स हैं उनको सबको एड्रेस किया है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के अंदर 137% इंक्रीज इन लास्ट ईयर से 133% ज्यादा आउटले दिया है। 602 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्रिटिकल केयर सेंटर्स बनाने के लिए कहा है। सरकार ने कहा है हमारे जो एम्स और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। प्राइमरी जांच केंद्र पूरे देश के अंदर करीब 12-13 हजार प्राइमरी जांच केंद्र बनाएंगे। इससे डेफिनेटली एक हेल्थ और एजुकेशन जो एक बेसिक नीड है उसको बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा।
एजुकेशन को एक जो जरूरत है उसकी पूर्ति हो सकेगी। संजय जी क्या मानते हैं, कैसा रहा बजट? बजट ओवरऑल बजट बहुत ज्यादा पॉजिटिव था और ग्रोथ ओरिएंटेड रहा है। और इसमें स्पेशली अगर आप पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर के अंदर में आप देखें तो गवर्नमेंट ने इनफैक्ट जो उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा इसके अंदर में दिया है। इसमें करीब वो 3.25 लाख करोड़ रुपया जो है इसके अंदर में वो स्पेंड करेगी। स्मार्ट डिसीजन है वो ये है कि हर एक, आप जैसे जयपुर में है तो जयपुर में जो डिस्कॉम है एक और इस तरह का कंपटीशन क्रिएट करेगी सरकार, जिससे कि कंज्यूमर के पास चॉइस हो कि वो किससे बिजली ले। तो ओवरऑल आपके आने वाले टाइम में 2 साल 5 साल के अंदर में बिजली के दाम आपके कम होंगे। बल्कि जिनको अभी तक परेशानी आ रही थी सोलर में, जिन्होंने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन सरकार की ओर से बिजली खरीदने में भी समस्या थी और भी कई सारी समस्याएं थी, शायद निजात मिल पाएगी। डेफिनेटली इसके अंदर में गवर्नमेंट का सोलर के अंदर में बहुत ज्यादा फोकस है और इसके लिए जैसे उन्होंने कहा है वो अलग से पूरी एक कमेटी बनाकर और यहाँ पर मैक्सिमम सोलर डेवलपमेंट की तरफ वो लोग इसके अंदर में आगे बढ़ेंगे। अभिनव जी क्या मानेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या मिला इस बजट में? आई थिंक यंग एंटरप्रेन्योर्स ईज ऑफ डूइंग पे फोकस रखते हैं और जहां पर स्टार्टअप्स और जिस देश में प्रगति हो रही है, यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने स्टार्टअप्स को जो एक्सटेंशन दिया है एलिजिबिलिटी का और टैक्स हॉलिडे जो इन्होंने 1 साल बढ़ाई है, वो एक वेलकम सुझाव है। उसके अलावा जो गिग इकोनॉमी है, जो स्टार्टअप्स टेम्परेरी बेसिस पे लोगों को हायर करके उनसे काम करवाते हैं, उनको सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी में लेना, ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है फॉर पार्ट टाइम वर्कर्स जो स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आई थिंक ओवरऑल बजट पॉजिटिव राह पे है एंड आई थिंक नए इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल, एयर पोल्यूशन, सस्टेनेबिलिटी पे भी जो गवर्नमेंट ने सुझाव दिए हैं कि एक फंड बनाया जाएगा, आई थिंक ये काफी मोटिवेटिंग है फॉर नई इंडस्ट्री को आगे लाने के लिए। और जो परिस्थितियां थी उनमें काफी प्रेशर भी था गवर्नमेंट के ऊपर और बहुत सारी उम्मीदें थी। अर्पित, क्या ये उम्मीदें खरी उतरी है सरकार, केंद्रीय वित्त मंत्री? कुछ हद तक खरी उतरी है। अगर मैं मेरे सेगमेंट लॉजिस्टिक्स की बात कर सकूं तो लॉजिस्टिक्स के अंदर सरकार ने बजट एलोकेशन अपना 30% बढ़ाया है। जो 91,000 करोड़ हुआ करता था उसके अगेंस्ट में 1.18 लाख करोड़ लेके गई है। ओवरऑल सरकार का फोकस शॉर्ट टर्म रिलीफ की जगह लॉन्ग टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ रहा था। तो जैसे कि सरकार का फोकस कंटिन्यूसली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर रहा। सरकार ने दो नए इकोनॉमिक कॉरिडोर लाए, तो इससे ओवरऑल डिमांड भी जनरेट हो सकेगी, इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ज्यादा दूरी पे मूव हो सकेगा, उसके लिए फायदा रहेगा। जो स्क्रैपेज पॉलिसी लाई उससे ऑटोमोबाइल को बूस्ट भी मिलेगा। कुछ शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि टफ टाइम्स एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, तो व्हीकल की कॉस्टिंग के ऊपर जीएसटी रेट रिलीफ मिल सकता या फ्यूल प्राइसेस के अंदर इमीडिएट करेक्शन मिल सकता। उस जगह पे मुझे लगता है थोड़ा सा मिस रहा, थोड़ी उम्मीदें बाकी रही, बाकी उम्मीदें पूरी हो पाई। पल्लवी मिश्रा हमारे साथ हैं क्योंकि महिला जो आधी आबादी है उसकी भी और महिला वित्त मंत्री हैं, तो उम्मीदें शायद ज्यादा होंगी। पल्लवी क्या मानते हैं, कैसा रहा बजट? आई थिंक ये एक पॉजिटिव ही बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। जैसे कि अर्पित ने कहा कि ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म ना देखते हुए थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हुए है। मेरा सेक्टर एजुकेशन है, बोथ हेल्थ एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के हिसाब से मैं कहना चाहूंगी कि अगर जो फोकस था, जो पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक डायरेक्शन देगा ये बजट और 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन करेगा और नए स्कूल्स भी खोलेंगे। तो आई थिंक फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगा। आई थिंक वो इस बजट का स्पेशली रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर एक बहुत अच्छा एम है, प्रपोजल है। दूसरा ये क्योंकि अगर हेल्थ में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स होंगे, एजुकेशन में उसमें, तो ये उस डायरेक्शन में भी एक अच्छा बजट है। शीरू झमर भी हमारे साथ हैं। आप किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं और आपके हिसाब से कैसा रहा बजट? मैं हेल्थ सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हूँ। ओवरऑल बजट अच्छा था, सारे टचडाउन जो पॉइंट्स से उन्होंने कवर करे, इंक्लूसिव बजट था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हालांकि बजट पेपरलेस था, लेकिन हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ी सी केवल पेपर के ऊपर खानापूर्ति सी की गई है। जो इन्होंने एक चीज अच्छी थी, आई थिंक सारी ही पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई कोविड सेस लगेगा, टैक्सेशन बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। वो चीज नहीं हुई, वो बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग एक कंजम्पशन इकोनॉमी है।
और अगर हमारे पे टैक्स बर्डन नहीं है तो वो पैसा हम अपनी इकोनॉमी में खर्च करते हैं एंड दैट इम्प्रूव्स द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द कंट्री। लेकिन हेल्थ केयर में जो उम्मीद थी कि GDP 602 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर ये हेल्थ सेंटर खोलने वाले हैं, कुछ इस तरह का अनाउंसमेंट भी हुआ है। जी, हेल्थ सेक्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल इन्वेस्टमेंट करने से जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो इम्प्रूव नहीं होती। टेक्नोलॉजी के बारे में हमने ज्यादा नहीं सुना, मेडिकल एजुकेशन के बारे में हमने ज्यादा नहीं सुना, लैब्स इंक्रीज हो रही हैं, वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इन पे काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं जिनकी अभी भी हमारे देश में काफी जरूरत है, नंबर्स कम है, उसके बारे में हमने नहीं सुना। और मेंटल हेल्थ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो आज हमने एक पैंडेमिक देखा इसलिए हम वीरोलॉजी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, लेकिन क्या हम वेट कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आगे बढ़े? जो हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट है, अगर हम उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करें तो 95,000 करोड़ की आवश्यकता है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में 40 करोड़ का केवल एलोकेशन किया गया, जिसको घटा करके 5 करोड़ कर दिया गया, तो इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। जीडीपी, जो एवरेज ग्लोबल जीडीपी का जो हेल्थ एलोकेशन है वो 8% होता है। हमारी कंट्री में इस बार हमने उम्मीद की थी कि शायद 3% तक ये एक्सपर्ट्स का उम्मीद थी कि बढ़ेगा, लेकिन बात केवल अमाउंट की हुई है 64,000 करोड़, लेकिन जीडीपी का कितना परसेंटेज ये हम हेल्थ केयर पे अब देना चाहते हैं, किन किन एरियाज को कवर करना चाहते हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई, तो आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है शीरू जी को। आप बताइए गौरव जी, क्या आप कोई उम्मीदें हुई पूरी? मेरे ख्याल से ओवरऑल बजट ये अच्छा बजट है, क्योंकि ये कोविड टाइम्स का एक टफ बजट था जिसमें सरकार के पास भी रिसोर्सेज बहुत कम है, बट आई थिंक उन्होंने काफी बैलेंस बजट दिया है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि टफ टाइम्स में अगर स्टेटस को मेंटेन हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। तो नए टैक्स कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं हुए, पुराने इंसेंटिव्स को एक्सटेंड किया गया है, और सीआईआई के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये जो कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ है, स्पेशली स्टील सेक्टर में और गोल्ड और सिल्वर में, इससे काफी करेक्शन आएगा और बैलेंसिंग होगी। उसके अलावा ओवरऑल मेरा ये मानना है कि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड गुड बजट। इस पेंडेमिक को देखते हुए आई थिंक मेरी उम्मीदों के हिसाब से बजट है। तो यहाँ सीआईआई का जो पैनल है उसकी उम्मीदें जाहिर सी बात है ज्यादा थी, और खासतौर से जो कोविड का टफ टाइम है उस दौरान उम्मीदें और भी ज्यादा थी, और यह बजट भी ज्यादातर उम्मीदों पर खरा उतरा है। हालांकि कुछ उम्मीदें जी बिल्कुल बेकी, कहीं ना कहीं ग्रोथ ओरिएंटेड जो बजट है पूरा मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन बेसिकली जो चैलेंजेस थे, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन फिर भी अच्छा बजट यहां पेश किया गया, ऐसा सभी कह रहे हैं। और फिलहाल उम्मीद सभी को यह है कि जो बजट है वो लोगों को राहत यहां पर प्रदान करे, क्योंकि एक लंबी महामारी को जूझते हुए और चैलेंजेस के बाद में जो बजट आया है, सभी की निगाहें उस पर टिकी थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी